वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2025 में रिलीज हुई एक सुपर हॉलीवुड डिटेक्टिव थ्रिलर, एक ऐसा खतरनाक कातिल जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों बहुत है इतना सा इंट्रो क्योंकि मजा आने वाला है, आपको बता रहा हूं मैं। तो मूवी की शुरुआत होती है रात को और जंगल बचाने का अवेयरनेस पैदा करने के लिए सरकार की तरफ से टीनेजर्स के लिए जगह जगह कैंपिंग अरेंज किया जाता है। ऐसे कई कैंप साइट होते हैं जिनके प्राइवेट ओनर्स हैं। ऐसे ही दोस्तों एक कैंप साइट का नाम है मैरीगोल्ड एंड वहां पे वॉलंटियर के तौर पर एक लड़की काम करती है जिसे किसी अर्जेंट काम से बुलाया जाता है। वो भी रात को कैंप साइट पे आ जाती है और इंचार्ज से पूछती है, आज समर का आखिरी दिन है और कल मैं घर वापस जा रही हूँ, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो इतनी रात को यहाँ बुला लिया मुझे तुमने। इंचार्ज कहता है कि अरे इतना गुस्सा क्यों होती हो, सुना है कैंप साइट पर एक लाश है, चलो जाकर एक बार चेक कर लेते हैं, अगर लाश होगी तो पुलिस को खबर देंगे, बस हो गया काम। ये कहकर वो उस लड़की को साथ लेकर जाता है एंड अब वो एक बिल्डिंग के पास आते हैं तो उस लड़की को काफी डर भी लगता है क्योंकि पता है दोस्तों पिछले 2 दिनों से उसकी एक फ्रेंड ने उसे इस बिल्डिंग के बारे में कोई डरावनी कहानी सुना के रखी हुई है, इसीलिए वो बिल्डिंग में जाने से मना कर देती है। पर अभी तक वो इंचार्ज जो ढंग से बात कर रहा था वो एकदम विलन वाला एक्सप्रेशन देते हुए कड़क आवाज में कहता है, देखो अगर तुम बिल्डिंग के अंदर नहीं आई तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, समझी, चुपचाप अंदर चलो अंदर। कहकर वो उसे जबरदस्ती अंदर लेकर जाता है। लड़की तो डर जाती है। वाह, अंदर जाकर पता चलता है कि उसके फ्रेंड्स ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज की है क्योंकि कल वो अपने घर जा रही है ना, इसीलिए। ओह, लड़की तो डर ही गई थी, बताओ। खैर दोस्तों पार्टी खत्म करने के बाद वो लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है, तो तुम लोगों ने मिलकर मेरे लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज की थी और इसीलिए तुमने मुझे इस बिल्डिंग के बारे में डरावनी कहानी सुनाई थी, राइट, ताकि मैं यहाँ पर ना हूँ। वाह यार, मतलब असल में वो बोनफेस नाम का कोई कातिल है ही नहीं और ना ही वो कैंप साइट में आने वाले बच्चों का कत्ल करता है, राइट। फ्रेंड कहती है, हाँ, तुम्हें यहाँ आने से रोकने के लिए मैंने बोनफेस की कहानी जरूर सुनाई थी, लेकिन बोनफेस नाम का कातिल 100% सच है और वो कैंप साइट में आने वाले टीनेजर्स को चुन चुन के कत्ल भी करता है, ये भी सच है। उसके हर कत्ल के बारे में अगर मैं बताने लग गई तो तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी, समझे। कल तुम्हें घर भी जाना है, चलो सो जाओ चुपचाप। इस तरह दोस्तों सबके सब यहीं पर सो जाते हैं एंड आधी रात को नजर आता है एक डरावना रूप, हाथ में कुल्हाड़ी और मुंह पे बोन मास्क पहने हुए वो अंदर एंटर करता है। उसने कोट और बूट्स पहने होते हैं। वो वहां पर सो रहे हर एक बच्चे को बड़ी बेरहमी से कुल्हाड़ी से मार मार कर उनकी जान ले लेता है। जिस लड़की के लिए यहाँ पर पार्टी दी गई थी ना, वो किसी तरह बचकर बाहर भाग जाती है, पर बोनफेस उसे भी नहीं छोड़ता। उसका पीछा करके आखिरकार उसका काम तमाम करने वाला होता है और वो अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन कातिल को कहां उस पर तरस आने वाला था, वो उस लड़की का भी कत्ल कर देता है। दोस्तों अब यहाँ से कुछ देर के बाद इस छोटे से टाउन का शरीफ जिसका नाम केविन है और दूसरी पुलिस ऑफिसर जिसका नाम अगाथा है, दोनों क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं। इन्हें बुलाया था इस कैंप साइट की ओनर ने। ओह, यहाँ लाशों का ढेर देखकर दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले किसी दूसरे कैंपिंग साइट पर ठीक इसी तरह के कत्ल हुए थे। केविन कहता है कि कुछ दिन तो बोनफेस शांत रहा और अब फिर से उसने अपना खतरनाक खेल शुरू कर दिया है। ये कत्ल कुछ देर पहले हुए हैं, मतलब बोनफेस जरूर जंगल में आसपास ही कहीं पर होगा। तुम जाकर जंगल में तलाशी करो, मैं यहाँ पर एविडेंस कलेक्ट करता हूँ और स्टेट पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दूंगा। कि कहकर वो वॉकी टॉकी पर स्टेट पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है एंड इसी बीच अगाथा जो जंगल के अंदर गई थी वो केविन को आवाज देती है। केविन भी वहां पर जाकर देखता है कि एक पेड़ पर खून से लथपथ हथेलियों के निशान है। ये देखने के बाद केविन कहता है कि मतलब बोनफेस कत्ल करके जरूर इसी रास्ते से बच निकला, हम इसी रास्ते को फॉलो करके उसे पकड़ लेंगे। ये सोचकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं एंड वहां पर एक छोटा होटल होता है जो कि 24 घंटे खुला रहता है। अब उसको देखने के बाद केविन को शक होता है कि जरूर बोनफेस इसी होटल में छुपा होगा। होटल के बाहर कस्टमर्स की गाड़ियों पर एक नजर डालते हुए केविन और अगाथा होटल के अंदर जाते हैं और दोस्तों यहाँ होटल के स्टाफ और कस्टमर्स को मिलाकर टोटल 10 लोग हैं और क्योंकि केविन यहाँ का शरीफ है तो वो इस होटल के ओनर जिसका नाम ओवेन है और यहाँ की वेट्रेस वेनेसा को बहुत ही अच्छे से जानता भी है। तो उन दोनों से पूछता है कि सुनो, पिछले 1 घंटे में यहाँ कोई नया कस्टमर आया क्या। अब क्या है कि पिछले 2 घंटों से दोनों काम में बहुत ही बिजी थे तो उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। केविन अब वेनेसा से पूछता है कि तुम यहाँ कब आई। वेनेसा बताती है, मैं शाम 4 बजे बस से आई थी। तभी वहाँ की कस्टमर जिसका नाम रिचा है वो कहती है कि मैं यहाँ पर 12 बजे आई थी और तब वेनेसा यहाँ पर अकेली काम कर रही थी। केविन ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है, इसके बारे में वहाँ किसी को कोई आइडिया ही नहीं होता और तब केविन उन्हें कत्लों के बारे में बताता है और कहता है कि अगर कातिल कत्ल करके यहाँ आया होगा तो वो जरूर काफी टेंशन में रहा होगा। फिर केविन दूसरे कस्टमर से मिलता है जिनमें पार्क नाम का एक आदमी और उसकी बेटी होती है जिसका नाम है बैटी। केविन उनसे पूछता है कि आप दोनों यहाँ पर कितने बजे आए थे, ये बताइए। वो बताते हैं कि हम इस टाउन को बिलोंग नहीं करते, हम तो एक
ट्रिप से लौट रहे थे कि रास्ते में हमारी कार का टायर पंचर हो गया। आसपास कोई मैकेनिक शॉप भी नहीं थी और ना ही कोई होटल, तो हम पैदल चलकर इस होटल में खाना खाने आ गए। लगभग 12:15 या 12:30 को हम यहाँ पर पहुंचे होंगे। एंड दोस्तों, और तब एक लड़की जिसका नाम कैटरीना है वो बताती है असल में ये लोग ठीक 12:30 पर यहाँ पर आए थे। केविन उससे पूछता है कि तो तुम यहाँ पर कब आई? वो कहती है मैं आई तो थी 9 बजे को। वो इतना कहती है कि तभी वैनेसा बताती है वो 9 बजे आई थी, लेकिन फूड ऑर्डर किया था इसने 12 बजे। दोस्तों, इनके अलावा यहाँ पर एक और कस्टमर है जिसने चश्मा पहन के रखा हुआ है। इसका नाम है स्टीव, जो इस टाउन के थिएटर में काम करता है। केविन अब कैटरीना से पूछता है कि तुम 3 घंटे यहाँ बैठकर क्या कर रही थी, ये बताओ। तो वो बताती है मैं एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ। 9 बजे यहाँ आने के बाद मैं कुछ देर के लिए जंगल के अंदर गई और कुछ फोटोज खींचे। अब केविन उसका कैमरा लेकर अगाथा को देता है और कहता है कि इसके फोटोज को चेक करो। फिर केविन अगले कस्टमर के पास जाता है जो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और इस टाउन में बन रहे ब्रिज पर काम कर रहा है। इसका नाम है रॉब। वो बताते हैं कि ब्रिज का काम करने के बाद मैं यहाँ खाना खाने आया। एंड दोस्तों, वो ये सारी चीजें जरा अकड़ कर भी कहता है। और अब आखिर में बचे होते हैं 2 कस्टमर्स, जिनमें से एक जरा बुजुर्ग है जिसका नाम है जॉन और यंग आदमी का नाम है एलेक्स। केविन उनसे पूछताछ करता है कि तुम दोनों यहाँ पर कितने बजे आए? दोनों बताते हैं कि वो लगभग 1 घंटा पहले यहाँ पर आए थे। इसी बीच अगाथा कैमरा चेक करती है तो एक फोटो में बोन फेस का रूप दिखता है और ये बात कंफर्म हो चुकी है कि बोन फेस जरूर इसी रास्ते से बच निकला होगा और शायद इनमें से ही कोई बोन फेस हो, ये भी हो सकता है। वो सभी की आईडीज चेक करते हैं, पर केविन होटल के बाहर रखे हुए कचड़े के डब्बे को चेक करता है जिस पर खून ही खून लगा होता है। अब इससे पहले कि केविन उसके अंदर चेक करता, अगाथा सबकी आईडीज ले लेती है। तो अब पता चलता है कि रॉब जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो पहले मिलिट्री में था। बाहर खड़ी उसकी गाड़ी पर भी मिलिट्री लिखा होता है। तभी वो बुजुर्ग आदमी जिसका नाम जॉन है वो रॉब से कहता है कि अच्छा तो तुम मिलिट्री मैन हो, मुझे तो पहले ही शक था। इस तरह वो रॉब का मजाक उड़ाने लगता है। इतने में केविन कचड़े के डब्बे से एक कवर निकाल कर लाता है। उसमें बोन फेस के बूट्स, उसका कोट, उसकी कुल्हाड़ी, उसका बोन मास्क होता है। इस टाउन के लोग बोन फेस के बारे में काफी जानते हैं, लेकिन क्योंकि बेटी बाहर से आई हुई है इसीलिए उसे बोन फेस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, मतलब कुछ पता ही नहीं है। तो स्टीव कहता है कि तुम्हारी जनरल नॉलेज काफी कमजोर है, क्या तुम बोन फेस को नहीं जानती? अब तक उसने 3 कैंप साइट्स पर 32 कत्ल किए हैं। केविन कहता है 32 नहीं, अब वो संख्या बढ़कर 41 हो गई है। पहले कैंप में 13 बच्चे, कुछ दिनों के बाद दूसरे कैंप में 19 बच्चे और आखिर में मैरीगोल्ड कैंप साइट पर 9 बच्चे। टोटल 41 बच्चों का कत्ल हुआ है। अब मैरीगोल्ड का नाम सुनते ही बेटी का चेहरा बदल जाता है और वो बताती है वो खुद भी एक बार मैरीगोल्ड में वॉलंटियर का काम करने गई थी। जॉन उसको भी चिढ़ाता है कि भगवान का शुक्र करो कि तुम आज उस कैंप साइट पर नहीं गई, वरना तुम्हारा भी जनाजा निकालना पड़ता। असल में इस होटल के ओनर की बेटी भी उस कैंप में थी। तो वो बेटी से पूछता है क्या तुम मेरी बेटी अना को जानती हो? बेटी कहती नहीं। अब दोस्तों, क्योंकि बोन फेस के सारे आइटम्स इस होटल के पास रखे कचड़े के डब्बे में पाए गए, तो केविन को पूरा यकीन है कि बोन फेस कत्ल करने के बाद यहाँ पर आया और अपने सारे आइटम्स यहाँ फेंक कर वो दूसरे कपड़ों में होटल के अंदर आ गया। पर बाकी लोग इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बोन फेस अपने सारे आइटम्स कचड़े में फेंक कर दूसरे कपड़ों में अपने रास्ते निकल गया हो, कहीं और चला गया हो और होटल के अंदर आया ही ना हो। पर केविन कहते हैं नहीं, इसकी गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर ही पहले कत्ल हुए हैं और स्टेट पुलिस ने हर जगहों को चारों ओर से घेर लिया है। वो कहीं बचकर निकल नहीं पाया होगा। अगर कोई भी अकेला जाता नजर आता तो स्टेट पुलिस उसको रोककर उससे पूछताछ करती और अगर वो अकेला गया होता तो पकड़ा जाता। पर अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली, मतलब कातिल इसी होटल के अंदर है। अब ये पता लगाना मेरा काम है कि आप में से बोन फेस है कौन। चलिए दोस्तों, रेडी हो आप? तो वो अगाथा से कहता है कि तुम एक काम करो, बोन फेस के आइटम्स वाले इस बैग को ले जाओ और मैरीगोल्ड कैंप साइट पर रखी हुई अपनी गाड़ी में डाल दो और फिर गाड़ी यहाँ लेकर आ जाओ। अगाथा के जाने के बाद केविन होटल का दरवाजा बंद कर देता है और सभी से कहता है कि जब तक स्टेट पुलिस नहीं आ जाती तुम सब मेरे बताए हुए रूल्स फॉलो करोगे। तो रूल नंबर 1, यहाँ से बाहर निकलने के बारे में कोई सपने में भी मत सोचना। रूल नंबर 2, अगर किसी के पास कोई हथियार है तो उसे अभी के अभी मेरे सामने सरेंडर कर दो। रूल नंबर 3, अगर आप में से किसी को दूसरे कस्टमर पर शक है कि वो बोन फेस हो सकता है तो किसी भी वक्त मुझे बताने में संकोच मत करना। इसी बीच दोस्तों, अगाथा मैरीगोल्ड कैंप साइट में जाकर उस बैग को कार की डिक्की में रखती है और कार को यहाँ पर लेकर आती है। अब होटल के अंदर औरतों को अगाथा और आदमियों को केविन चेक करता है कि किसके पास कोई हथियार है या फिर नहीं। औरतों के पास कोई हथियार नहीं होता, तो जब आदमियों को चेक किया जाता है तो पार्क के पास कुछ नहीं होता, लेकिन स्टीव के पास पॉकेट में एक इनहेलर होता है। असल में स्टीव को बेरीज की एलर्जी है और अगर कहीं एलर्जी हो गई तो सेफ्टी के लिए उसने ये इनहेलर रखा हुआ है।
अब आती है रॉब की बारी, तो उसने शू के अंदर अपना एक चाकू छुपा के रखा हुआ था। पुलिस को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे क्या? निकालो चाकू, ये कहकर केविन उसका चाकू ले लेता है। फिर केविन जॉन और एलेक्स को भी चेक करता है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं होता। अब ये तो पक्का हो चुका है कि किसी के पास कोई हथियार नहीं है, इसीलिए केविन कहता है कि जो जो बाथरूम वगैरह जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अब दोस्तों बाथरूम में दिखाते हैं कि रिचा मेकअप कर रही होती है। कटरीना कहती है कि यहाँ के लोग आपको भले ही ना जानते हो, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कौन है। बेहतर यही होगा कि आप सबको अपना सच बता दे। इस तरह पहेलियां बुझाकर कटरीना चले जाती है और अपने लैपटॉप पर कुछ फोटोज देख रही होती है। उनमें से एक फोटो को देखकर जो वेनिसा है ना, वो घबरा जाती है और पूछती है कि तुमने इस तरह के फोटोज क्यों लेके रखे हुए हैं? मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है, प्लीज इसको डिलीट कर दो। कटरीना कहती है कि तुम्हारे लिए ये महज फोटो है, पर मेरे लिए ये पैसा है, पैसा। इसको डिलीट करके फिर मैं कमाऊंगी क्या? जाओ जाओ अपना काम करो, तुम मुझे मत सिखाओ। वेल दोस्तों, इस तरह कुछ वक्त बीतता है, पर अभी तक स्टेट पुलिस नहीं पहुंची। इसी बीच केविन बोनफेस के बूट साइज को यहाँ के सभी के शू साइज से कंपेयर करने का प्लान बनाता है। अगर मैचिंग साइज मिला तो शायद वही बोनफेस होगा, ये वो सोच लेता है। एंड यही सोचकर केविन पहले बोनफेस का बूट साइज देखता है जो कि 9.5 का है। फिर वो रॉब का शू चेक करता है तो वो होता है 10, पार का शू है 9। फिर केविन रिचा के पास जाता है तो वो डांट लगा देती है कि आपकी अकल क्या घास चरने गई है? बोनफेस एक आदमी है और आप आदमियों का शू चेक करने के बजाय मेरा क्यों चेक करना चाहते हैं, बताइए? क्या कभी तुमने सुना है कि किसी औरत ने 41 बच्चों का कत्ल किया है, और वो भी कुल्हाड़ी लेकर इतनी बेरहमी से? अरे जाइए जाइए आदमियों का चेक कीजिए। इस पर जॉन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। स्टीव कहता है कि रुकिए, शायद तुम अमेलिया डायर के बारे में नहीं जानती, जिसने 80-90s में अनाथ बच्चों को गोद लिया और उन्हें बारी बारी भी मार डाला, सिर्फ इसीलिए कि उसके खुद के बच्चे नहीं थे। और वो भी 1-2 नहीं, पूरे 6 बच्चों को गोद लिया उसने और बड़ी बेरहमी से मार भी डाला। उसका जुर्म साबित भी हुआ और उसको फांसी भी हो गई। पर जब उसके घर में चेक किया गया तो पता है कितने बच्चों की लाशें मिली? 300 से भी ज्यादा। इसीलिए प्लीज औरतों को इतना कमजोर भी मत समझना, समझी? मतलब इस केस में इनको औरतों पर भी शक करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर जो औरतें हैं उन सब के शू साइज बोनफेस के बूट साइज से बहुत ही कम है, पर इसका यह भी मतलब नहीं निकाला जा सकता कि उनमें से कोई कातिल नहीं है। बूट साइज बड़ा रहा तो क्या हुआ, ये भी तो पॉसिबल है कि किसी औरत ने 4-5 सॉक्स एक साथ पहनकर बड़े बूट्स पहन लिया हो सकता है ना। इस तरह के कई एंगल से सोचना पड़ता है अगाथा और केविन को। वो सबके शू साइज को चेक करके आखिर में जॉन और एलेक्स के पास आते हैं, पर हमेशा की तरह वो इनके साथ कोऑपरेट ही नहीं करते। केविन चढ़कर उसे पकड़कर टेबल पर लॉक कर देता है और वार्न करता है कि ये मेरी लास्ट वार्निंग है, समझे? आइंदा ज्यादा बकबक की और मुझे अपनी ड्यूटी करने से रोका तो मार मार कर तुम्हारा वो हाल करूंगा कि सोच भी नहीं सकते। इस तरह जॉन और एलेक्स को धमकाकर उनके शू साइज भी चेक किए जाते हैं, पर सबको चेक करने के बाद केविन किसी नतीजे पे पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि लगता है इनमें से कोई भी बोनफेस के बूट साइज पहन सकता है। मतलब पहन सकता है यार कोई भी बड़े जूते। इसी बीच स्टीव एक बुक में ये लिखकर केविन को सीक्रेटली दिखाता है कि मैं जानता हूँ कातिल कौन है। केविन कहता है कि अरे अरे मेरे लाल, इतनी देर से मैं उसी का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताना अब तक क्या तमाशा देख रहे थे तुम? खैर अब तुम ही बता दो कि कातिल है कौन। पर एक काम करो, यहाँ पर नहीं, बाहर चलो मेरे साथ, वहां पर बताना। ये कहकर वो स्टीव को बाहर लेकर जाता है। इस पर होटल के बाकी लोग भड़क जाते हैं कि हम सभी को होटल में बंद करके सिर्फ उसको बाहर ले जाने का क्या मतलब? और तब उनके सवाल का जवाब देने के तौर पर केविन स्टीव को अंदर लेकर आ जाता है। पर स्टीव के मुंह से ये झाग क्यों निकल रहा है और लगता है उसकी हालत बहुत ही खराब है, शायद उसको एलर्जी हो गई होगी। ये सोचकर वो उसके पॉकेट में इनहेलर को ढूंढते हैं, लेकिन इनहेलर होता ही नहीं। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो स्टीव को बचा नहीं पाते और बेचारा मर जाता है। वैसे दोस्तों आपने गौर किया क्या, स्टीव बहुत देर से सोडा पी रहा था, तो कहीं सोडे में कुछ मिला तो नहीं था? यही सोचकर केविन उसको एक प्लेट में डालकर टेस्ट करता है तो पता चलता है कि सोडा में स्ट्रॉबेरी जैम मिक्स किया हुआ है। और क्योंकि स्टीव को बेरीज से एलर्जी है इसलिए उसकी हालत खराब हुई और वो ऐसी मौत मरा। जरूर किसी ने प्लान करके उसके सोडा में स्ट्रॉबेरी मिक्स किया था और कहीं इनहेलर को यूज करके उसकी जान ना बच जाए, ये सोचकर उसका इनहेलर भी चुरा लिया। और अब सभी का शक वेनिसा पर जाता है क्योंकि वही सभी को फूड और ड्रिंक सर्व कर रही थी। पर केविन कहता है कि इतनी जल्दी हम कोई फैसला नहीं कर सकते। वैसे स्ट्रॉबेरी जैम तो सभी के टेबल पर रखा हुआ है, मतलब तुम में से कोई भी उसके ड्रिंक में ये मिक्स कर सकता था। फिर वो स्टीव की बॉडी को बाथरूम में शिफ्ट कर देते हैं। केविन को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे रहते यहाँ पर बताओ यार एक और कत्ल हो गया। जब तक स्टेट पुलिस नहीं आ जाती तब तक मुझे हर एक पर नजर रखनी होगी ताकि यहाँ पर कोई और कत्ल ना हो जाए बस। और सुबह होने तक मैं कातिल का पता जरूर लगाऊंगा। फिर वो बढ़िया तरीके से हर एक से पूछताछ करना शुरू करता है। पहले तो वो रॉब से पूछताछ करता है कि तुम तो मिलिट्री में थे ना और युद्ध में तुमने कई कत्ल भी किए होंगे और अपनी इस वीरता के लिए तुम्हें प्रमोशंस भी मिले होंगे। फिर तुम आर्मी छोड़कर कंस्ट्रक्शन वर्कर क्यों बन गए बताओ? अब इस पर रॉब जरा घबराता हुआ दिखाई देता है और बताता है कि मुझसे युद्ध में लड़ा नहीं गया, इसी वजह से मुझे जल्द ही आर्मी से निकाल दिया गया और
और मुझे ये काम करना पड़ गया। तब बेटी कहती है, अब मुझे याद आया कि तुम कौन हो। शुरू में मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। तुम मैरीगोल्ड कैंप साइट में काम करते थे ना, राइट? मैं वहीं पे वॉलंटियर थी तब, और उस कैंप साइट में बोनफेस ने आखिर में 9 बच्चों का कत्ल भी किया था। बेटी आगे कहती है कि वहाँ किसी लड़की ने रॉब पर कंप्लेंट भी किया था कि उसने उस लड़की को अब्यूज करने की कोशिश की थी, और इसी वजह से रॉब को वहां से निकाल दिया गया था। लेकिन दोस्तों, रॉब साफ इंकार करते हुए कहता है कि शायद तुम जानती ही नहीं कि उस लड़की ने खुद मुझे गलत इरादे से बुलाया था, और जब मैंने मना कर दिया तो वो घबरा गई कि कहीं मैं उस पर कोई कंप्लेंट ना कर दूं, इसलिए उसने उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा दिया और ये सारा ड्रामा किया। फिर उस ड्रामे को सभी ने सच मान लिया। उस लड़की का नाम मैंडी हिल था, है ना? इस तरह वो खुद को डिफेंड करता है। अब दोस्तों, उस कैंप साइट में इतना कुछ हुआ था, लेकिन कैंप साइट के ओनर ने पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं करवाई थी। उसे डर था कि कहीं उसके कैंप साइट का नाम खराब ना हो जाए और सरकार उसे कैंप साइट के लिए जो फंड्स देती थी वो बंद ना हो जाए। इसीलिए उसने रॉब के साथ सीक्रेट डीलिंग कर ली थी कि जो हो गया सो हो गया, तुम अपना मुंह मत खोलना और हम भी इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, ना तुम्हारी बदनामी होगी ना ही हमारी। इस तरह कैंप साइट के ओनर ने इस केस को दबा दिया था। अब यहाँ सभी का शक रॉब पर जाता है, क्योंकि कैंप साइट पर हुए बच्चों की वजह से रॉब की नौकरी गई। ये काफी स्ट्रॉन्ग मोटिव है, और हो सकता है कि इसी गुस्से की वजह से रॉब ने कैंप साइट के बच्चों का कत्ल कर दिया हो। रॉब कहता है कि तुम्हें शक करना है तो कर लो, लेकिन हम सब यहीं बैठे हुए थे, कहीं बाहर तक नहीं गए। ऐसे में सिर्फ मैं बाहर निकलकर 9 बच्चों का कत्ल करके वापस यहाँ पर आकर आराम से कैसे बैठ सकता हूँ? तब केविन कहता है कि कोशिश की जाए तो ये पॉसिबल है। मैं और अगाथा पैदल ही यहाँ पर आए थे और हमें ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगे। मतलब यहाँ से कैंप साइट जाकर लौटने के लिए 10 मिनट काफी है, वहाँ कत्ल करने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट। उस हिसाब से तो यहाँ से कैंप साइट जाकर कत्ल करके वापस आने में ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट ही लगेंगे, और यहाँ सभी खाना खाने में बिजी रहे होंगे। उसी बीच अगर कोई चुपचाप निकलकर वहां गया और कत्ल करके लौट आया तो किसी ने नहीं देखा होगा कौन गया कौन आया। इस एंगल से सोचने पर शक जाता है कटरीना पर, क्योंकि वो 9 से 12 बजे तक यहाँ थी, लेकिन इसी बीच वो कुछ देर के लिए जंगल में फोटोज क्लिक करने भी गई थी। उस दौरान शायद उसी ने कैंप साइट में जाकर बच्चों का कत्ल कर दिया हो। तो जब कटरीना से ये सवाल पूछा जाता है तो वो अपने डिफेंस में कहती है, मुझे उन बच्चों से क्या दुश्मनी हो सकती है बताइए, मैं उनका कत्ल क्यों कर देती, ऐसा करने से मुझे मिलता ही क्या। तब वेनिसा कहती है, तुम्ही ने मुझे एक फोटो दिखाई थी और कहा था कि ये महज फोटो नहीं, तुम्हारे लिए पैसा है पैसा। ये बताकर वेनिसा कटरीना को दुविधा में डाल देती है, और अब सभी को लगता है कि कटरीना को पैसों की सख्त जरूरत थी और वो भी कोई ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पैसा कमाना चाहती थी। मतलब दोस्तों ये कि बोनफेस कत्ल करके कैंप साइट से निकल जाता है, उसके बाद अगर दूसरे रिपोर्टर्स स्पॉट पर आ जाते तो क्राइम सीन की फोटो क्लिक करके उसे पब्लिश कर देते। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो पाता, अगर कटरीना उस क्राइम सीन की फोटो क्लिक करके किसी मीडिया हाउस को बेच देती तो उसे बहुत पैसे मिलते दूसरों के मुकाबले। इसलिए इन सभी को लगता है कि पैसों के खातिर कटरीना ने ये कत्ल भी किए और उसकी फोटोज भी क्लिक कर दी ताकि सबसे पहले उसकी फोटोज पब्लिश की जाए। इस तरह केविन अपनी एक थ्योरी बताता है। तभी रिचा तो हंस पड़ती है, तो मौका पाकर कटरीना अपने गले पर आई हुई तलवार को रिचा के गले की ओर मोड़ते हुए कहती है कि तुम्हें इतना हंसने की क्या जरूरत है बुढ़िया, तुम खुद एक कातिल हो और अपने जुर्म के लिए कोर्ट में केस भी चल रहा है तुम्हारा। ऐसे में तो हमें तुम पर शक करना चाहिए, क्योंकि जो एक कत्ल कर सकती है वो 9 भी कर सकती है। हो ना हो तुम ही बोनफेस हो। अब सभी की नजर रिचा की तरफ घूम जाती है। रिचा कहती है, ऐसे मत घूरो मुझे, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, बहुत मामूली सा केस था। मेरा एक बॉयफ्रेंड था। तुम्हारा और बॉयफ्रेंड? हाँ मेरा ही। क्यों, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता क्या? सवाल करना बंद करो और कहानी सुनो। ये कहकर रिचा आगे बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जरा अमीर था और हमारी शादी भी हुई। हम दोनों हमेशा साथ ही घूमते फिरते थे। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई और वो अकेले ही कार लेकर कहीं चला गया। उसकी बुरी किस्मत थी कि वो कार का ब्रेक फेल हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बेचारा वहीं मर गया। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि उसकी दौलत को पाने के लिए मैंने उसका एक्सीडेंट करवाया, पर वो सच नहीं था। वैसे उसने अपना सब कुछ मेरे नाम पे करके रखा हुआ था, तो उसके मरने के बाद वो सब मुझे मिला। फिर मैंने दूसरे आदमी से शादी की जो मेरे पहले पति से थोड़ा ज्यादा अमीर था, पर किस्मत तो देखो, उसे भी हार्ट प्रॉब्लम हो गई। फिर क्या था, हार्ट अटैक से वो मर गया। पर लोगों का मुंह तो कभी बंद ही नहीं होता। उसकी नेचुरल डेथ का भी मुझको ही जिम्मेदार ठहराया गया कि मैंने उसकी भी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए उसका कत्ल कर दिया। अब आप ही बताओ इसमें मेरा क्या दोष था? मैंने उसका कत्ल किया ही नहीं, तो इन बच्चों का कत्ल करके मैं क्या करूंगी? केविन कहता है कि वैसे एक्टिंग काफी बढ़िया कर लेती हो तुम। चलो मान लिया कि तुम कातिल नहीं हो, लेकिन हाई लेवल की चोर तो जरूर हो जिसने पैसों के लिए 2-2 शादियां की। खैर अब तुम्हारा ये सड़ा सा ड्रामा हमको नहीं देखना, अपनी कहानी प्लीज यहीं पर बंद कर दो। इस तरह केविन एक और पूछताछ कर रहा है तो दूसरी ओर जॉन दोस्तों चुप नहीं रहता और पार्क को उकसाता है कि तुम्हारी बेटी तो मैरीगोल्ड कैंप साइट पर वॉलंटियर थी ना। ये भी हो सकता है कि वहां उसकी किसी के साथ प्रॉब्लम हुई और बदला लेने के लिए बाप बेटी ने मिलकर उन बच्चों का कत्ल कर दिया। हो सकता है ये भी।
अब अगाथा पार्क से पूछती है कि आप किसी ट्रिप से लौट रहे थे, राइट? तो आप किस रास्ते से गए और किस रास्ते से लौटे? पार्क कहता है कि हम तो हाईवे 40 से ही गए थे और उसी रास्ते से वापस भी लौटे। यहाँ पर ताज्जुब की बात यह है कि मैरी गोल्ड से पहले जिन 2 कैंप साइट्स में इस तरह के कत्ल हुए थे वो भी उसी रास्ते में पड़ते हैं। इसीलिए अब शक पार्क और बेटी पर जाता है। पार्क को गुस्सा आ जाता है कि जॉन की वजह से सब उसी पर शक कर रहे हैं, इसलिए वो जॉन से तो लड़ने पे उतर आता है। तभी केविन उनको रोकने बीच में घुसता है कि पलक झपकते ही जॉन केविन पर और एलेक्स अगाथा पर हमला करने लगते हैं। लेकिन केविन और अगाथा के पास गन होती है तो किसी तरह वो उन दोनों को कंट्रोल में ले लेते हैं। केविन अब जॉन के पेट में पंच करता है तो उसके पेट में जो कुछ था वो सब मुंह से बाहर निकल आता है। उसमें नशे की टेबलेट्स होते हैं। शक के मारे केविन अब एलेक्स के मुंह पे भी मारता है तो वो भी उल्टी करता है, उसमें भी नशे का टेबलेट होता है। यानी केविन को पता चल जाता है कि ये दोनों नशीले पदार्थ स्मगल करते हैं, इसीलिए दोनों के दोनों शुरू से केविन की इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इसी बीच केविन को स्टेशन से कॉल आता है। असल में केविन ने स्टेशन कॉल करके यहाँ किसी के बारे में डिटेल्स पता लगाने को कहा था और अब वो कॉल करके उसे बता देते हैं। तो केविन कहता है कि ठीक है, आप लोग स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म कर देना कि मैंने कातिल का पता लगा लिया है और अब वो मेरी कस्टडी में है। स्टेट पुलिस चीफ से कहो कि वो यहाँ पर जल्दी आ जाए। ये कहकर केविन कॉल काटता है और इन सभी के कंफ्यूज्ड चेहरों को देखते हुए वो आगे जाकर आखिर में ओवेन पर कन तान कर कहता है कि क्यों बोनफेस, पुलिस स्टेशन के दर्शन करना चाहोगे? एंड सभी कंफ्यूज्ड कि ये चल क्या रहा है। अचानक केविन को कैसे पता चला कि ओवेन ही बोनफेस है? तो अगाथा एक्सप्लेन करती है कि असल में केविन ने ओवेन की डिटेल्स पता लगाने को कहा था। उसे पता चला कि ओवेन की शादी हो चुकी है और डिवोर्स भी हो गया। उसकी बेटी का नाम था मैंडी हिल और वो कैंप साइट में वॉलंटियर थी। वही लड़की जिसने रॉब पर अब्यूज का इल्जाम लगाया था वो मैंडी हिल ही थी, यानी ओवेन की बेटी। लेकिन शुरू में ओवेन ने बेटी को अपनी बेटी का नाम अना बताया था। असल में जब ओवेन का डिवोर्स हो गया तो उसकी बेटी यानी अना अपनी माँ के साथ रहने लगी और अपनी माँ की मर्जी के हिसाब से उसने अपना नाम मैंडी रख लिया और अपनी माँ के परिवार का सरनेम हिल भी अपना लिया। इसलिए बेटी उसको नाम से पहचान नहीं पाई थी। तो उस वक्त जब मैंडी ने रॉब पर यह इल्जाम लगाया तो रॉब ने यह कहा था कि मैंडी ने खुद उसे बुलाया था और जब ओवेन ने अपनी बेटी से पूछा तो उसने साफ कह दिया कि रॉब ने उसके साथ बदतमीजी की थी। बाप होने के नाते ओवेन को गुस्सा तो आना ही था, पर वो डायरेक्टली रॉब को मारेगा तो पुलिस को साफ पता चल जाएगा कि ओनर ने उसकी जान ली है, क्योंकि ओवेन ओनर ही था और फिर ओवेन को जेल जाना पड़ेगा। तो तब ओवेन को एक तरकीब सूझी और उसने रॉब से बदला लेने के लिए एक नए कैरेक्टर को मैदान में उतारा और वो था बोनफेस। बोनफेस की आड़ में ओवेन ने सबसे पहले तो दूसरे कैंप साइट पर ढेरों कत्ल किए और बोनफेस का कैरेक्टर काफी स्ट्रांग बना दिया कि लोग मानने लगे कि वाकई में बोनफेस नाम का एक साइको कातिल है जो कैंप साइट पर बच्चों का कत्ल करता है। फिर वो रॉब से बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार करता है और ऐसे में रॉब खुद चलकर उसके होटल में आता है। एन वक्त पर ओवेन होटल से निकलकर मैरी गोल्ड कैंप साइट पर जाता है और वहां कैंपिंग करते टीनेजर्स का कत्ल करके वापस होटल आता है। उसका प्लान था कि वो होटल में आकर रॉब का भी कत्ल कर देगा और उसकी बॉडी को ले जाकर कैंप साइट पे डाल देगा और जब पुलिस को पता चलेगा तो उनको ये लगेगा कि ये कत्ल भी बोनफेस ने किए हैं और इस बार उसने कैंपर्स के साथ रॉब को भी मार डाला। सिंपल सी बात हो जाती, ओवेन पर किसी का शक ही नहीं जाता। ऐसा ओवेन को लगा था, पर अब केविन आगे कहता है कि रुकिए, ओवेन ने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि अगाथा और केविन यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि मैं। और जब हम होटल में आए तो रिचा ने कहा था कि मैं 12 बजे होटल में आई और उस वक्त सिर्फ वेनेसा यहाँ पर काम कर रही थी। उसी दौरान ओवेन बाहर जाकर कत्ल कर रहा था। लेकिन पार्क पूछता है कि आपको सिर्फ ओवेन की डिटेल्स पता लगाने की क्यों सोची? शक तो आपको हम सभी पर था। केविन कहता है कि हाँ, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर क्या करो, पुलिस वाले का दिमाग हर चीज को नोट करता है। जब हम होटल में आए तो मैंने सभी को ध्यान से देखा। हमें देखकर सिर्फ ओवेन के पसीने छूट रहे थे। वो बहुत ही टेंशन में लग रहा था। पर ओवेन कहता है कि ये क्या मजाक है, मैं किचन में काम कर रहा था, गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा था। केविन कहता है कि देखो, नाटक मत करो, एक आध बर्गर बनाने में तुम्हें इतना पसीना आ गया, बताओ। वो छोड़ो, तुम्हारे हाथ में खून था और जब हम अंदर घुसे तो तुमने अपने हाथ धोए और तौलिया में हाथ पहुंच रहे थे तुम। हमें देखते तुमने उस तौलिया को फेंक दिया। हमें वो तौलिया भी मिल चुका है। ओवेन कहता है कि मैं मांस काट रहा था, मेरे हाथ में उसी का खून था। केविन कहता है कि तौलिया फोरेंसिक में देंगे तो पता चलेगा कि वो इंसान का खून था या जानवर का। इसी बीच ओवेन हाथ में चाकू उठा लेता है। वैसे भी वो फंस चुका है और अब क्यों ना रॉब का कत्ल कर ही दिया जाए, इसीलिए वो हाथ में चाकू लिए रॉब को देखता है। वैसे रॉब भी कम नहीं था, उसने न जाने कहां से एक गन छुपा के रखी हुई थी। हालांकि केविन ने उसको पूरी तरह से चेक किया था, वैसे फिर भी पता नहीं कहां छुपाई उसने। केविन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रॉब ओवेन को शूट कर देता है और फिर कोई रास्ता न पाकर केविन रॉब को भी शूट कर देता है। इस तरह ओवेन और रॉब
दोनों ही स्पॉट पर मारे जाते हैं। इतने में स्टेट पुलिस आ जाती है और उनका आदमी केविन से कहता है कि मैं अपनी टीम को लेकर आ जाता हूँ, आप और अगाथा जा सकते हैं, हम यहाँ संभाल लेंगे। बाकी सारे कस्टमर्स को वहां से भेज दिया जाता है। केविन भी जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। अगाथा वेनेसा के साथ मिलकर बाहर निकलती है। 41 कत्ल करने वाला एक खतरनाक कातिल इतनी देर उनके बीच रहा, ये सोचकर वेनेसा काफी घबराई भी होती है। वो अगाथा से कहती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ओवेन कैंपिंग करते बच्चों पर इस तरह से टूट पड़ेगा और बेरहमी से सभी का कत्ल भी कर देगा। मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, कहकर वेनेसा बाथरूम जाती है। एंड बहुत देर के बाद भी जब वेनेसा बाहर नहीं आती तो अगाथा चेक करने के लिए बाथरूम जाती है। वहां पर अगाथा को लगता है शॉक, क्योंकि वेनेसा वहां पर होती ही नहीं। फिर अगाथा किचन में आती है तो वहां कटे हुए मांस के टुकड़ों के बीच पड़ा होता है स्टीव का इनहेलर। उसी वक्त बाहर से केविन की चीख सुनकर अगाथा तुरंत बाहर जाती है तो देखती है कि किसी ने केविन का गला काट दिया और वो मरने के हालात में पड़ा हुआ है। और अगाथा ने कार में जो बोनफेस की चीजें रखी हुई थी उनमें से बोनफेस का मास्क मिसिंग होता है। अब अगाथा गन लेकर जंगल के अंदर भागती है और चिल्लाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहीं पर हो, चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। अगर तुमने इतनी जाने ली है तो जरूर उसके पीछे तुम्हारा कोई ना कोई कारण रहा होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बस सच जानना चाहती हूँ। और तब हाथ में बोनफेस मास्क लिए वेनेसा उसके सामने आती है। देखकर अगाथा तो बौखला जाती है, क्या तुम ही हो असली बोनफेस? पर तुमने इतने कत्ल क्यों किए? तब वेनेसा अपना फ्लैशबैक बताती है। उस वक्त बोनफेस के कत्लों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। वेनेसा और उसके भाई एक कैंप साइट में वॉलंटियर का काम करते थे। वेनेसा का भाई एक स्पेशली एबल्ड लड़का था जो ठीक से बात नहीं कर पाता था और बड़ी मुश्किल से अपना काम कर पाता था। इस बात को लेकर वहाँ कैंपिंग करते बच्चे उसका बहुत ही मजाक उड़ाते थे, काफी बुली करते थे उसको। कभी उसके खाने में मक्खी डाल देते तो कभी उसके बेड पर पेशाब कर देते। वो बेचारा बहुत ही टॉर्चर सहता रहता। एक दिन तो वो हद पार कर गए और वेनेसा के भाई को जंगल में कोई जादू दिखाने के बहाने लेकर गए और उसके कपड़े उतार कर उसे एक पेड़ पर लटका दिया और आखिर में उसका कत्ल भी कर दिया। लेकिन कैंप साइट की ओनर ने सोचा कि स्पेशली एबल्ड लड़का था, उसे कौन पूछेगा, और तो और अगर लोगों को पता चला कि यहाँ पर कत्ल हुआ है तो सरकार कैंप साइट को बंद कर देगी और ओनर की आमदनी रुक जाएगी। इसीलिए उसने पुलिस से झूठ बोला कि उस लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। पर अपने भाई के साथ हुए अन्याय के बाद वेनेसा चुप नहीं रहने वाली थी। उसने बोनफेस नाम का एक कैरेक्टर अपनाया और अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए उसने कैंप के 13 टीनेजर्स को तड़पा तड़पा कर मार डाला। पर 13 कत्ल करने के बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और कुछ दिन के बाद किसी दूसरी जगह एक कैंप साइट पर जाकर वहां पर कैंपिंग करते हुए 19 बच्चों को मार डाला। उसके बाद उसने ये सिलसिला बंद करने का फैसला किया तो था, लेकिन वो रोज जिस बस से होटल में काम करने जाती थी उस रास्ते पर मैरीगोल्ड कैंप साइट पड़ता था। रोज उस कैंप को देख देख कर उसे अपने भाई की याद आती थी और उसके अंदर फिर से कत्ल करने का भूत सवार हो गया। वो अपना आपा खो चुकी थी। उस रात जब ओवेन बाहर टहलने गया था तब वेनेसा बाहर गई और मैरीगोल्ड कैंप साइट पर जाकर उसने 9 बच्चों का कत्ल कर दिया और चुपचाप होटल वापस भी आ गई। वो इतनी सावधान थी कि ना उसे किसी ने बाहर जाते देखा और ना अंदर आते। मतलब एक बात तो है कि ओवेन सच बोल रहा था कि किचन में काम करने से ही उसे पसीना आ रहा था, ना कि कत्ल करने के बाद पुलिस को देखकर डर के मारे से। और केविन को देखते उसने जिस तौलिए पे हाथ साफ किए थे वो तौलिया उसे वेनेसा ने ही दिया था। पर स्टीव को किसने मारा? क्या वो जान गया था कि वेनेसा कातिल है और इसीलिए क्या वेनेसा ने उसके ड्रिंक में स्ट्रॉबेरी जैम मिलाया? असल में जब वेनेसा कत्ल करके होटल आई तो उसके सर पर जंगल के पेड़ों के पत्ते वगैरह फंसे हुए थे। स्टीव ने वो देख लिया और उसने पत्ते बाहर निकाल दिए। वेनेसा को लगा कि अगर पुलिस आई तो स्टीव से पूछताछ करेगी और तब वो ये बात उनको बता देगा और मैं फंस जाऊंगी। इसी डर से उसने चुपके से स्टीव का इनहेलर निकाल लिया और उसके सोडे में स्ट्रॉबेरी जैम मिक्स कर दिया। इतना ही नहीं, जब केविन सबके हथियार मांग रहा था तब वेनेसा ने देख लिया था कि रॉब ने अपना यूनिफॉर्म निकाल दिया था और उस यूनिफॉर्म के पॉकेट में उसने एक गन छुपा के रखा था। पर उसने ये बात केविन को नहीं बताई क्योंकि उसको लगा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। जब बाद में केविन को पता चलेगा कि रॉब ने गन छुपाई तो सारा शक रॉब पर जाएगा। दोस्तों, इसी तरह वेनेसा खुद शक के दायरे से बाहर हो गई। अगर केविन थोड़ा और ध्यान से पूछताछ करता तो शायद असली कातिल को पकड़ भी लेता और दूसरों की जान भी नहीं जाती। बेवजह स्टीव की भी जान गई और अब केविन भी मर चुका है। पर अब वेनेसा अगाथा को भी नहीं बख्शती और कुल्हाड़ी से उसकी पीठ पर वार कर देती है। लेकिन फिर अगाथा गन निकाल कर वेनेसा को शूट तो कर देती है। यहाँ से सीधे दिखाते हैं बीच पर बैठे 4 लोग बोनफेस के द्वारा किए गए कत्लों के बारे में बातें कर रहे हैं। बोनफेस चाहे मर ही क्यों ना गई हो, लेकिन उसकी डरावनी कहानियां कभी नहीं मरेंगी। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मतलब कुछ नहीं हुआ मूवी में। केविन की जान बेकार गई, वैसे स्टीव की भी बेकार गई, लेकिन केविन की जान जानी नहीं चाहिए थी। वो तो इन्वेस्टिगेटर था ना। पर छोड़िए, मूवी है, डायरेक्टर का माइंडसेट। बाकी आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।